नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा बीए भाग प्रथम के विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप महाविद्यालय में जिस समय प्रवेश ले रहे हैं, यह विश्व की अजीबोगरीब व्यवस्थाओं में यह वर्ष चल रहा है। हम एक बहुत बड़ी पेंडेमिक, एक ऐसी बीमारी का सामना कर रहे हैं जिससे हमें सावधान भी रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। जैसा कि रतन टाटा ने कहा है कि यह वर्ष तो केवल जीवित रहने का वर्ष है। हमारे चारों तरफ संक्रमण की अवस्थाएं बहुत ज़्यादा है। सरकार के द्वारा जिस प्रकार के भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका विधिवत पालन करना चाहिए। 3 गज की दूरी, मुंह पर मास्क जरूरी, अपने हाथों को लगातार वॉश करते रहें, सफाई रखें और इन सभी चीज़ों का बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान रखें। इस वर्ष निदेशालय के निर्देशानुसार जिस प्रकार से अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाया जा रहा है, ई कंटेंट भेजे जा रहे हैं, ई कंटेंट के बाद में आपको वीडियो लेक्चर्स जारी किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से आपको अध्ययन करना है। तो बीए भाग प्रथम में इतिहास के अंदर सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम में पढ़ना क्या है, तो आज के 2 व्याख्यानों में मैं आपको इनके बारे में, जो दोनों अपने प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में अलग अलग रूप से, सूक्ष्म रूप से ये बताऊंगा कि इनमें अपने को इस वर्ष अध्ययन क्या करना है। तो पहला जो अपना पेपर है वह है भारत का इतिहास, और इसमें अपना जो पाठ्यक्रम है वह है प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक। अब मैं उसके एक एक टॉपिक आउट को बताते हुए आपको चल रहा हूँ। पहला जो अपना टॉपिक है 1200 ईस्वी तक, प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक जो भी इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं उनकी समीक्षा हमें इसमें करनी है। यानी कि वैदिक काल से लेकर और 1200 ईस्वी, जहाँ पर लगभग मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है 1206 ईस्वी में, वहाँ तक के जो भी मुख्य स्रोत हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, आरण्यक हो, जैनिज्म के ग्रंथ हों, बुद्धिज्म के ग्रंथ हों और साहित्य हो, वह सारा का सारा हमें इतिहास की किस प्रकार की जानकारी देता है उसकी समीक्षा हमें इसमें करनी है। दूसरा टॉपिक है अपना भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का संक्षिप्त सर्वेक्षण। और इसमें मुख्य कौन कौन सी होंगी? प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका उद्गम, विस्तार, प्रमुख विशेषताएं, पतन एवं निरंतरता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता न केवल भारत की, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, और उसके बारे में अपने को जानना है कि इसके प्रमुख स्थल कहाँ थे, उसकी विशेषताएं क्या थी, विशाल स्नानागार उसमें होते थे, उन स्नानागारों का इतना विशाल होने के पीछे क्या था, क्या कोई जल का ऐसा प्रयोजन किया जाता था। कहा जाता है कि इसकी सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी, नगर विन्यास बहुत अच्छे से था, सड़कें समकोण पर काटने के कारण इसको ऑक्सफोर्ड पद्धति का भी बताया जाता था, नालियां ढकी हुई होती थी, शहरी संस्कृति थी, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। उससे ये भी माना जाता है कि उस समय आवागमन के साधन बहुत रहे होंगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये 2 इसकी राजधानियां बताई गई है। और उसके अलावा लोथल में डॉकयार्ड्स मिले हैं, कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। इन सारी चीज़ों की समीक्षा अपन सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हुए, कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे इसका पतन हुआ,
क्या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, पानी की स्थितियाँ परिवर्तित हो गई या क्या रही, वो अपन डिटेल में जब इसका अध्ययन करेंगे या वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसको बताएंगे। वैदिक, दूसरा पॉइंट अपना वैदिक युग। वैदिक साहित्य, राजकीय प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म। वैदिक युग के अंदर राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक अवस्थाएं कैसी थी। देखिए, वेद जो है वो 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में और बाकी के 3 वेदों में भी लगभग 1500 वर्षों का अंतर रहा, इसलिए उसे ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता कहा जाता है, और शेष को उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, जिनमें काफ़ी अंतर रहा। उसमें क्या स्थिति रही, समाज की क्या स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक अवस्थाएं कैसी थी, उन सब की अवस्थाएं अपन ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, दोनों वैदिक सभ्यताओं में अपन जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने भारत की लो युगीन संस्कृतियों का संक्षिप्त विश्लेषण। लो युगीन जो संस्कृतियां रही, उसमें भारत में कौन कौन सी संस्कृति का पल्लवन और पोषण हुआ। आहड़ की सभ्यता है, गणेश्वर की सभ्यता है, ये सारी सभ्यताओं की भी अपन चर्चा इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना जनपदों एवं महाजनपदों का उदय। प्राचीन भारतीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जनपदों का उदय कैसे हुआ, महाजनपद कैसे बने और उनकी स्थितियां कैसे बनी, राजतंत्र एवं गणतंत्र किस प्रकार से उस समय विकसित हुए, उसकी समीक्षा अपन इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा नंद वंश, मगध साम्राज्यवाद का उत्कर्ष। नंद वंश की जो स्थापना हुई, महापदम नंद की स्थितियां कैसी रही और मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, उसकी स्थिति अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैनिज्म एवं बुद्धिज्म, उद्गम, शिक्षाएं एवं योगदान। देखिए, प्राचीन काल के वैदिक धर्म और उस वैदिक धर्म में उत्तरोत्तर जिस प्रकार की कमियां आती चली गई, वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कहाँ पर आधारित थी, कर्म के ऊपर, लेकिन कालांतर में जाकर वह कहाँ आ गई, जन्म के ऊपर। तो उस परिवर्तन के कारण जो समाज में स्थितियां बदली, वर्ण से जाति, जाति से उपजातियां, उससे समाज में जिस प्रकार के विरोधाभास हुए, समाज में जिस प्रकार की स्थितियां या सामाजिक मूल्यों में जिस प्रकार की गिरावट आई, उससे जैनिज्म और बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूँगा कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्यों आया। क्योंकि तत्कालीन समय जो 4 पुरुषार्थों की बात की जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इसमें जो 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार से वंचित करने से क्या हुआ, अब ये कह दिया गया कि जो यज्ञ हवन नहीं कर पाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब यज्ञ हवन वही कर पाएगा जिसके पास शिक्षा होगी। तो अब नीचे के तबके को ये लगने लगा कि उनका मोक्ष होगा ही नहीं, और मोक्ष जीवन का अल्टीमेट माना जाता था, अंतिम लक्ष्य, अंतिम साध्य। अब जो नीचे का तबका था वह इस वैदिक धर्म से छूटने लगा, और जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन्होंने सबको अंगीकार किया और इस व्यवस्था से अपने आप को अलग किया, जिसके कारण इनका विस्तार हुआ, ये पल्लवित और पोषित हुए। जैनिज्म तो भारतीय परिक्षेत्र में समावेशित हो गया, लेकिन बुद्धिज्म पूरे विश्व में फैल गया। आज बहुत बड़े बड़े देश हैं, चाइना है, जापान है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, बर्मा है, ये बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें बुद्धिज्म को राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया है। ये अपने को पहले सेक्शन में, पहले प्रश्न पत्र के पहले सेक्शन में पढ़ना है। अब दूसरे सेक्शन में अपने को क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए मुख्य शोध क्या थे।
चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक की स्थिति क्या रही। अशोक ने कैसे बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित किया, धम्म की अवधारणा उसकी क्या थी, चंद्रगुप्त ने कैसे साम्राज्य को सशक्त किया, ये सारी स्थितियों का आंकलन अपन इसमें करेंगे। मौर्यकालीन राज्य एवं प्रशासन, राज्य की स्थिति क्या थी, प्रशासन की स्थिति क्या थी मौर्य काल में, इसकी स्थिति को अपन जानेंगे। आर्थिक व्यवस्थाएं उस समय कैसी रहा करती थी, इसकी भी चर्चा अपन इस टॉपिक आउट में करेंगे। और तत्कालीन समय कला व स्थापत्य कला मौर्य काल में कैसे रहे, क्या नए नए चीज़ें बनाई गई, किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए, स्थापत्य कैसा रहा, उसकी चर्चाएं भी अपन इसमें करेंगे। और अंत में मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बड़ी सभा में हत्या कर दी गई। उसे ब्राह्मण वंशी शासकों का पुनरुत्थान भी कहा जाता है कि जैसे वैदिक धर्म का पतन किया गया था, उसके पुनरुद्धार में या उसके विरोध में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा फिर से शुंग वंश की स्थापना की गई थी और अंतिम शासक मौर्य वंश के वृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी। मौर्योत्तर काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां हुई और उसमें शुंग, सातवाहन, शक एवं कुषाणों की क्या उपलब्धियां रही। मौर्योत्तर काल में सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन तथा साहित्य व कलाओं का विकास। देखिए, मौर्योत्तर काल में शक, सातवाहन, कुषाण ये जो लोग रहे, उनकी स्थितियां कैसी रही। ये ब्राह्मण वंशी शासक थे, शक क्षत्रप थे, कुषाण आए। कुषाण जो लोग थे वो कहा जाता है कि युहान घाटी से आए थे और इनके द्वारा यारकंद, खोतान आदि प्रदेशों को विजिट करते हुए ये लोग आए थे। प्रारंभ में ये शिव मतावलंबी थे और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इनके समय में आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी रही, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी रही, भारतीय परिदृश्य में इनका शासन तंत्र कैसा रहा, इसकी चर्चा अपन अपने सिलेबस टॉपिक आउट में करेंगे। और इसके बाद में खंड ब का अपना पार्ट है संगम युग। इसमें साहित्य, समाज, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। संगम युग में साहित्य क्या रहा, सामाजिक स्थिति क्या थी, अर्थव्यवस्था कैसी रही, उसकी सब चर्चाएं अपन करेंगे। सांस्कृतिक विरासत की भी इसमें अपन चर्चा करेंगे। ये अपने को दूसरे खंड में अध्ययन करना। अब तीसरा व अंतिम खंड गुप्त साम्राज्य। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त की उपलब्धियां। देखिए, गुप्त वंश के जो प्रमुख शासक थे उसमें समुद्रगुप्त, जिसकी आर्यावर्त विजय बहुत प्रसिद्ध थी, उस आर्यावर्त विजय की अपन बात करेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसकी ऐतिहासिक विजयों की चर्चा करेंगे। स्कंदगुप्त, उसकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। इन्होंने कैसे अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों को किस प्रकार से पल्लवित पोषित करते हुए गुप्त साम्राज्य को अपने वैभव पे पहुंचाया, इसकी कला व साहित्य की चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य अपने समय का स्वर्ण काल था, उसकी समीक्षा अपन करेंगे। और उसके आगे अपन उसकी धार्मिक विचारधाराएं कैसी थी, उस समय धार्मिक विचारधाराओं के साथ में संस्थाएं किस प्रकार से काम करती थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर किस प्रकार से पदेन अधिकारी हुआ करते थे, वह कार्य किया करते थे। 750 ईस्वी तक गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद में गुप्तोत्तर काल रहा, उसकी कैसी अवस्थाएं थी वह अपन चर्चा करेंगे। इसमें वर्धन वंश में हर्षवर्धन की विशेष चर्चा अपन करेंगे। चालुक्य नरेश, पल्लवों की उपलब्धियां क्या रही, और उसके बाद में त्रिशक्ति संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीन वंशों के लगातार संघर्ष और तत्कालीन समय की सबसे वैभवशाली राजधानी कन्नौज के ऊपर इनके अधिकार के आपसी संघर्ष की चर्चा अपन इस टॉपिक आउट में करेंगे। साम्राज्यवादी चोल एवं उनकी उपलब्धियां। चोल जो वंशी शासक थे
वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे, उसकी समीक्षा करते हुए उनके डेवलपमेंट क्या रहे, उनकी उपलब्धियां क्या रही, उसकी चर्चा अपन इसमें करेंगे। 750 ईस्वी से 1500 ईस्वी के काल में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का आगमन तथा सांस्कृतिक जीवन का संक्षिप्त सर्वेक्षण, ये इसका अंतिम पार्ट होगा। 750 से 1500 ईस्वी के लगभग किस प्रकार की व्यवस्थाएं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अवस्था में रही, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। और इसी के साथ में ये अपना पूरा टॉपिक आउट कंप्लीट हो जाएगा पहले पेपर का। धन्यवाद।